इस नए एक्सप्लेनर में चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और किसी भारी भरकम टेक्निकल मैनुअल में उलझे बिना पीएचपी की मुख्य नींव को समझते हैं। कोडिंग की शुरुआत अक्सर काफी डरावनी लग सकती है, तो आज पूरा ध्यान सिर्फ सबसे जरूरी बुनियादी बातों पर ही रहेगा, जिन्हें बहुत ही आसान और रोचक तरीके से डिकोड किया जाएगा। आज का रोडमैप एक टॉप डाउन अप्रोच पर आधारित है। पहला, पीएचपी मैनुअल को खोलना। दूसरा, एचटीएमएल आउटपुट और सर्वर। तीसरा, कमांड लाइन यानी CLI। चौथा, सिंटैक्स और पीएचपी टैग्स। और आखिरी, वेरिएबल्स और डेटा प्रकार। तो पहला पड़ाव, पीएचपी मैनुअल को खोलना। संदर्भ के लिए लिया जा रहा ये विशाल दस्तावेज असल में ज्ञान का एक अनूठा भंडार है। इसे सीधे स्टैक ओवरफ्लो से दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के अनुभवों को संकलित करके बनाया गया है। मतलब ये कोई थ्योरी नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल ज्ञान का निचोड़ है। जरा सोचिए, इस मैनुअल में टिप्स और ट्रिप्स के 400 से भी ज्यादा पन्ने हैं। सच में ये एक चौंका देने वाली संख्या है। लेकिन मजेदार बात यह है कि पीएचपी की बुनियादी बातें वाकई बहुत ही सरल हैं। तो इस विशाल संख्या से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असल नींव बहुत ही सीधी और स्पष्ट है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, HTML आउटपुट और सर्वर। ये क्लासिक हेलो वर्ल्ड उदाहरण साफ दिखाता है कि कैसे एक सर्वर PHP को प्रोसेस करके स्टैंडर्ड HTML को सीधे ब्राउज़र पे भेज देता है। PHP टैग्स का HTML के बीच इतनी आसानी से घुल मिल जाना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और बिल्कुल यही वो वजह है जिसने इसे वेब डेवलपमेंट की दुनिया में इतना लोकप्रिय बनाया है। लेकिन यहाँ वेब डेवलपमेंट का एक बेहद सख्त नियम भी लागू होता है। अगर प्लेन टेक्स्ट या जेसन जैसे कस्टम कंटेंट की ज़रूरत है, तो कोई भी दूसरा आउटपुट शुरू होने से ठीक पहले हेडर भेजना अनिवार्य है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई और आउटपुट के बाद हेडर भेजने की कोशिश की गई, तो बस सर्वर तुरंत एरर दिखा देगा। वैसे डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए हमेशा किसी विशाल सर्वर को सेटअप करने की सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। PHP 5.4 और उसके बाद के वर्जन्स में एक इनबिल्ट डेवलपमेंट सर्वर पहले से मौजूद है। बस एक सिंपल कमांड टाइप करते ही लोकल वेब सर्वर शुरू हो जाता है। त्वरित टेस्टिंग के लिए ये एक बेहतरीन शॉर्टकट है, जिससे काफ़ी वक्त बचता है। तीसरा हिस्सा, कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI। इन दोनों एनवायरनमेंट्स की तुलना करने पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि CLI हूबहू वेब सर्वर की तरह ही काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह आउटपुट को ब्राउज़र पर रेंडर करने के बजाय सीधे टर्मिनल स्ट्रीम्स पर भेजता है, यानी कोई HTML नहीं, सिर्फ कच्चा डेटा। बैकग्राउंड स्क्रिप्ट्स, क्रॉन जॉब्स और ऑटोमेशन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। CLI को ट्रिगर करने के कई आसान तरीके हैं। कोड को सीधे पाइप किया जा सकता है, सेव की गई सोर्स फाइल को रन किया जा सकता है, या फिर कमांड लाइन में -a विकल्प का इस्तेमाल करके एक इंटरैक्टिव शेल लॉन्च किया जा सकता है। ये शेल बिल्कुल एक प्लेग्राउंड की तरह है, जहां कोड टाइप करते ही तुरंत नतीजा सामने आ जाता है। फटाफट प्रयोग करने के लिए ये वाकई शानदार है। चौथा पड़ाव, सिंटैक्स और PHP टैग्स। सिंटैक्स का सबसे दिलचस्प नियम यह है कि जहां हर लाइन के अंत में सेमीकोलन लगाना जरूरी है, वहीं क्लोजिंग टैग असल में ऑप्शनल है। कई अनुभवी डेवलपर्स जानबूझकर फाइल के आखिर में क्लोजिंग टैग नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये अनचाहे वाइट स्पेसेस को रोकता है, जिससे अनजाने में वो हेडर एरर आने का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है, जिसकी हमने अभी बात की थी। है ना कमाल की ट्रिक? जबकि स्टैंडर्ड टैग्स का हर जगह इस्तेमाल होता है, शॉर्ट इको टैग एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट है। जब भी सिर्फ किसी एक वैल्यू को HTML के बीच तुरंत प्रिंट करना हो, तो ये सिंटैक्स कोड को बहुत ही साफ, संक्षिप्त और पढ़ने में आसान बना देता है। और आखिरी पांचवा हिस्सा, वेरिएबल्स और डेटा प्रकार। PHP डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग प्रकारों का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे C या जावा की तरह पहले से घोषित करने की जरूरत नहीं होती। टाइप का निर्धारण उसमें डाले गए वैल्यू के आधार पर अपने आप हो जाता है। नंबर डाला तो इंटीजर, टेक्स्ट डाला तो स्ट्रिंग। इसे टाइप जगलिंग कहा जाता है, जो बेहतरीन लचीलापन तो देता है, पर साथ ही इस मुद्दे पर थोड़ा सतर्क भी रहना पड़ता है। ये वेरिएबल्स एक बहुत ही अनोखी खूबी है। एक तरह का पोड इंसेप्शन समझ लीजिए। एक अतिरिक्त डॉलर का चिन्ह लगाकर एक वेरिएबल के नाम को दूसरे वेरिएबल के अंदर डायनामिक रूप से मैप किया जा सकता है। यह सुनने में जितना शक्तिशाली लगता है, उतना ही भ्रमित करने वाला भी हो सकता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल कोड को ट्रैक और मेंटेन करना बहुत मुश्किल बना देता है। इन जटिल डायनामिक वेरिएबल्स के साथ एक छोटी सी चेतावनी,
पुराने PHP 5 वर्जन्स में नियम थोड़े मिश्रित थे, लेकिन PHP 7 और उसके बाद के वर्जन्स में इन्हें सख्ती से बाएं से दाएं इवैल्यूएट किया जाता है। पुराने सिस्टम्स को अपडेट करते वक्त इस छोटे लेकिन गंभीर बदलाव को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बेसिक सिंटैक्स, डेटा प्रकारों और सर्वर इंटरैक्शन को समझने के बाद अब नींव पूरी तरह से तैयार है, और एक मजबूत नींव के बिना आगे का ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नए आत्मविश्वास और इन मजबूत बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ इस विशाल मैनुअल के बाकी 95 अध्यायों को जीतकर आगे क्या शक्तिशाली और डायनामिक रचनाएं बनाई जाएंगी, ये सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।